वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में पार्ट 15 मैंने बताया था ओम्स लॉ के बारे में। मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ओम्स लॉ का अगले क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा आज का टॉपिक मैं बताया था क्या क्या मैं बात करूँगा। आज हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है और उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस के बेस पे किसी भी सबस्टांस को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, दैट मीन्स कि कंडक्टर, रेसिस्टर, इंसुलेटर, उसके बारे में भी टॉक करेंगे। तो आज का इतना ही होगा। अगर आज बचेगा तो फैक्टर कौन कौन से हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे इफेक्ट डालेगा, उसके बारे में भी टॉक करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम लोग का है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसके बारे में एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल है ना। नो कि अगर कोई हमसे पूछता है कि ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ये बेसिकली जो लॉ निकल के आया है ओम्स के द्वारा दिया गया था, तो ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया गया था। तो पहला टॉपिक क्या हम लोग को है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमारे पास कुछ एक तो हमें सेल लेना पड़ेगा, कंसीडर करेंगे। इसके अलावा एक हमें क्या देखना पड़ेगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसे क्या करेंगे हम लोग, एक स्विच से इसको कनेक्ट करना है, दैट इज द मोड ऑफ स्विच ऑन पोजीशन, यानी करंट यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस भी आप कंसीडर कर सकते हो, दैट मीन्स कि इसको आर से मान लेते हैं और इसको हम फिर से क्या करेंगे, एक बीच में एमीटर भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसमें अगर हम क्या देखते हैं, अगर सिंगल सेल का यहाँ पे हम यूज करते हैं तो उस केस में एमीटर का रीडिंग क्या निकल के आएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, एमीटर की अगर बात करेंगे रीडिंग का तो वो निकल के आएगा हम लोग को यहाँ पे वोल्ट मीटर। मान लिया कि वोल्टेज हम लोग का V है, सपोज दैट इनिशियली जब हमारे पास क्या था, वोल्ट मीटर भी यहाँ पे आप लगा सकते हो कि ये दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। B हमें क्या करेगा, वोल्ट मीटर के बारे में बताएगा V, और एमीटर क्या बताएगा, I बताएगा। ठीक है, लेकिन जब सिंगल सेल कनेक्ट करने पे इस सर्किट में हमें जो वोल्टेज मिल रहा है V मिल रहा है और करंट कितना मिल रहा है, I मिल रहा है। लेकिन जैसे ही सेल को हम डबल करते हैं, डबल सेल करने पे क्या होगा, जो करंट होता है वो 2i हो जाएगा, है ना, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ये ऐसा हम अपने मन से ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बेसिकली ऐसा करके देखा गया है। ठीक है ना, कि अब लेकिन ध्यान रखना है, जो आप सिंगल सेल लिए थे उसका जो पोटेंशियल होगा, है ना, और डबल सेल जो मतलब दैट मीन्स कि जब इसी टाइप का सेल एक और कंसीडर करना होगा, ठीक है ना, दैट मीन्स कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसी अगर इसको मानते हैं कि V है तो इसका कितना होगा हम लोग का, ये भी V ही होना चाहिए, है ना, तब जाकर क्या होता है, डबल सेल लगाने पे क्या होगा हम लोग का, वो पोटेंशियल डिफरेंस 2V आ जाएगा, है ना। जब बात करते हैं 3 सेल का, तो वैसे सेल को फिर से क्या करेंगे, कंसीडर करना है, ऐड करना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी सेम होना चाहिए, यानी वोल्टेज तीनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा, 3i निकल के आता है, और वोल्टेज कितना आएगा, 3v निकल के आता है। तो हम देखेंगे क्या कि अगर यहाँ से नंबर ऑफ सेल, है ना, दैट मीन्स मेरा कहना यह है कि नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं। जब हमारे पास 1 सेल था, ठीक है, तो एमीटर I था, एमीटर का रीडिंग कितना था, I था, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना था, V था, है ना। व्हाट अबाउट रेशियो, रेशियो किसका, मतलब V/I का, तो V/I निकल के आएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ सेल हम सेकंड करते हैं, दो उसमें ऐड करते हैं, तो उसके इसमें क्या निकल के आता है, करंट 2i आ जाएगा, वोल्टेज 2v आ जाएगा। लेकिन रेशियो की बात करेंगे तो 2v/2i, दैट मीन्स कि फिर से यहाँ से V/I ही निकल के आ रहा है ना।
तो सेकेंड सेल लगाने के बाद भी थर्ड सेल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आप लोग का करंट 3I, 3 वोल्टेज हो जाएगा, 3V डिवाइडेड बाई 3I, यानी कि V/I निकल के आएगा। तो यहाँ से हम क्या देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रहा है। रेशियो मतलब क्या निकल के आ रहा है, हम लोग का एक 6 रेशियो निकल के आ रहा है। तो इसी को तो नाम क्या दिए थे पिछले क्लास में बताया था ओम्स लॉ में, V/I इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू R। इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, रेसिस्टेंस नाम दिए थे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अलग अलग सेल सेम पोटेंशियल का लेने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ जो रेशियो निकल के आता है, यानी कि V/I निकल के आता है, वो सबके लिए क्या होगा, वो सेम निकल के आता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया, ऑब्जर्वेशन ये निकल के आएगा कि V/I का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, हम लोग का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस, उसका नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप सो कि आप लोग को आइडिया मिला होगा। लेकिन ये जो हम तो एक आप लोग को क्लियरिटी किए कि क्या क्या इसमें हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे डायग्राम तो बनाना ही है और साथ में आप कुछ स्टेटमेंट भी डालना पड़ेगा। स्टेटमेंट लाइक कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे अगर लिखने की बात आता है तो क्या बताएंगे, सेट अप अ सर्किट एज शोन इन द फिगर विच कंसिस्टिंग ऑफ ए वायर, टेल मी द AB, है ना। कोई वायर हमारे पास क्या है, AB मान लेते हैं, यहाँ से A और B हो गया हम लोग का, ठीक है। एंड एल्सो अ करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एमीटर, है ना, एंड इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द वोल्टमीटर, एल्सो अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ओके। एंड इसके अलावा हम क्या उसमें बात करेंगे कि फर्स्ट वी यूज वन सेल, है ना, एंड नोट द करंट इन द सर्किट कि कितना वो निकल के आएगा हम लोग करंट, ठीक है। अगेन उसके बाद सेकेंड सेल इस्तेमाल करना है, वहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि सेल जो है तुम्हारा जब सेकेंड सेल होगा तो वहाँ पे भी फिर से क्या करेंगे, वोल्टेज वोल्टमीटर को रीडिंग कितना हो भी यहाँ पे राइट करेंगे, एमीटर का कितना रीडिंग होगा वहाँ पे हम राइट करेंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, मतलब 3 सेल 4 सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को स्टेटमेंट वहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर बाद में ये जो टेबल यहाँ बना करके इस तरीके से क्या करेंगे, हम शो करेंगे। और लास्ट में ऑब्जर्वेशन क्या क्या हम लोग को लिखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखेंगे कि रेशियो ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ किसका, वोल्टमीटर रीडिंग एंड टू द एमीटर रीडिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी उसी क्वेश्चन को क्या नाम दिया गया है, रेसिस्टेंस नाम दिया गया, ठीक है। तो आई होप सो कि इस बात को आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो अब जो बात करेंगे यहाँ पे हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करना, ठीक है, कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस का मतलब अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये निकल के आता है, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का या किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में अपोज करता है। एज यू नो दैट कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, दे कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन या विद अदर एटम या विद अदर आयंस विच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर ऑफ ए बॉडी, इन द बॉडी ऑफ, मतलब दैट मीन्स कि कंडक्टर में ऑलरेडी पहले से आयंस भी अवेलेबल है, एटम्स भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है ना। एंड व्हेन दिस कंडक्टर कनेक्ट विद द अदर सेल, यस, तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल मूव फ्रॉम inside the conductor and the electron which are move from battery in the conductor, it collide with the electron, ions and atom which are present in the conductor, है ना। due to this collision there is a some obstruction and opposition to the flow of the electron through the conductor। that means कहने का मतलब ये हुआ कि अगर whenever कि कभी भी हमारे पास एक वायर होता है ना, एक वायर में ऑलरेडी पहले से क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन भी है ना। वायर हमारे पास अगर है उसमें क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन भी है ना, और आयंस भी होता है उसमें और हम लोग का एटम्स भी होता है। तो इसी के द्वारा अदर जो बैटरी से निकलता है इलेक्ट्रॉन, है ना, वो क्या करेगा, इससे वो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है बैटरी से वो कोलाइड करता है ना।
इसी के हम लोग क्या देखते हैं, दैट मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो इस कारण से अपोज करेगा, है ना। तो कंडक्टर का इसी प्रॉपर्टी को, है ना, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में वो अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। और इसको बाय डिफरेंट, आई होप सो कि ये चीज़ें जो कंसेप्ट में बताया वो समझ में आया होगा कि क्या इसका मीनिंग निकल के आता है। लेकिन बाय डिफिनेशन की बात किया जाए तो सिंपल है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it, है ना, that is called resistance. Okay, so we also say that resistance is the numerically equal to the ratio of potential difference to the current. Okay, they are the something about which already talk about that, है ना, हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते क्या है बेसिकली कि अगर हमारे पास, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम लोग ग्राफ की बात किया जाए, अगर ग्राफ की बात का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक, जैसे कि एक भी होता है वर्टिकली और आई होता है हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये जो वैल्यू हम लोग को लाइन होता है ना, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट क्यों होता है, इनक्लाइन टू द करंट क्यों होता है, मतलब कुछ एंगल साथ क्यों होता है, क्योंकि जो आई और भी एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली, है ना। इस केस में क्या करे, वो स्ट्रेट लाइन ही निकल के आता है। तो अगर हमारे पास डेट मीन्स की जो वैल्यू होगा वो स्लोप होगा, स्लोप मतलब क्या है, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें देगा यहाँ से, है ना, यानी कि वी बाई आई हमें यहाँ से बताएगा। ओके, सो अगर इस केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो आर वी बाई आई निकल के आएगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बार और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आर ए, है ना, और ये हम लोग का हो जाएगा आर बी, मतलब ए बायर है और बी बायर है। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है आर ए और आर बी में बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पे आर ए हम लोग का बड़ा हो जाएगा, है ना, आर बी से। कारण क्या है, क्योंकि जो एंगल हो रहा है ये θ1 ये थीटा है, तो θ1 जो बेसिकली क्या है वो बड़ा है थीटा से। मोशन चैप्टर में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि अगर किसी भी ग्राफ के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारे पास दिया हुआ है, तो जितना वो एंगल जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, ज़्यादा निकल के आता है। ओके, तो अगर, लेकिन यहाँ पे एक चेंजिंग क्या आता है कि अगर इस ग्राफ को हम ऐसे न करके क्या इसमें चेंजिंग लाएंगे, चेंजिंग ये लाते हैं कि सपोज दैट कि ये ग्राफ हम लोग को ऐसे हो जाए इस तरीके से, दैट मीन्स कि भी को हम हॉरिजॉन्टल ले आते हैं और आई को वर्टिकल ले आते हैं, है ना। और इस केस में जो है ऑब्वियसली बात है ये आर बी हमको होगा और ये हम लोग को आर ए मान लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बड़ा कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि आर ए, हमारे पास दो ऑप्शन है, आर ए बड़ा होगा आर बी से कि आर बी बड़ा होगा आर ए से, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि मैंने बताया था क्या कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो स्लोप कितना हो जाएगा 1/r यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि हम लोग का सबसे बड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आई के साथ जो एंगल बना रहा है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारा इन आर भी ही होगा ना हम लोग का, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है हम लोग का क्या होगा, ये वैल्यू सही हम लोग को निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर आई और बी अगर इंटरचेंज भी हो जाए, मतलब दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आ जाए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आ जाए, तो उस केस में हम लोग को ये जो कंसेप्ट हम लोग का बेसिकली उस पर फोकस करना है, ठीक है ना, कि एंगल किसके साथ वो कितना, मतलब किसके साथ एंगल बना रहा है ना। आई के साथ जो बनाएगा वो एंगल क्या हो, वो होमोग्राफ क्या होगा, वो बड़ा निकल के आएगा रेसिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से रेसिस्टेंस क्या होता है और ग्राफ के द्वारा कभी कभी चेंजिंग हो सकता है
कि किस तरीके से दो वायर दिया हुआ रहेगा और या दो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन दिया हुआ रहेगा, उस ग्राफ के द्वारा आपको बताना पड़ेगा कि किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो उस केस में हम क्या आसानी से बता सकते हैं। अब बात यहाँ पे करेंगे कि यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, उसको ओम पढ़ते हैं, ओम, और इसको रीड करते हैं ओम, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट की अगर बात किया जाए तो क्या निकल के आता है, एसआई यूनिट जो होगा वो ओम होता है ना। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर कंडक्टर के इंड पे हम क्या देखते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाइड होता है तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा करंट भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, 1 ओम के इक्वल आएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है कि व्हाट डू मीन बाय 1 ओम, तो 1 ओम का मतलब क्या, इन द when a potential difference of 1 volt is applied to the ends of a conductor and a current of 1 ampere flow through it, then resistance of a conductor will be 1 ohm। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाइड होता है कंडक्टर के एंड पे और वहाँ से करंट 1 एम्पीयर फ्लो करता है उस सर्किट में, तो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम के इक्वल आएगा। अब देखो बेसिकली क्या किया गया है, रेसिस्टेंस के बेस पे क्या किया गया है, सबस्टांस को डिवाइड किया गया है ना। तो बेसिकली 3 टाइप का होता है, रेसिस्टेंस के बेस पे क्या किया गया, सबस्टांस को डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारे पास है कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का मीन्स क्या होता है, कंडक्टर एक होता है हम लोग का सेकेंड रेसिस्टेंस और एक होता है हम लोग का इंसुलेटर। ठीक है, तो तीनों को हम डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बेस पे सबस्टांस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, रेसिस्टेंस, इंसुलेटर। बात करते हैं कंडक्टर के बारे में, जो बेसिकली आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, इट इज़ द गुड कंडक्टिविटी। अब बातें यहाँ से निकल के आ रहा है कि गुड कंडक्टिविटी का मतलब क्या, यहाँ पे जो आर होगा बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या होगा हम लोग का, स्मॉल, वेरी स्मॉल होगा तुम्हारा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तभी तो वो वहाँ से करंट आसानी से फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस दैट मीन्स है ना, सॉरी, कंडक्टर, रेसिस्टर इसको पढ़ेंगे है ना, इट इज कॉल्ड द रेसिस्टर। रेसिस्टर यानी कि वो सेमी कंडक्टर में आ जाता है, सेमी कंडक्टर। देखो लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल होता है हम लोग का, तो वी कैन से कि बैड नहीं कह सकते, मतलब जिस तरीके से कंडक्टिविटी कंडक्टर में होता है आर का वैल्यू, थोड़ा सा इसमें क्या होगा हम लोग का, इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबस्टांस विच है वेरी द लो रेसिस्टेंस विच कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर में अगर बात किया जाए, इसमें से आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा हम लोग का, सिल्वर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद कॉपर का आता है, उसको एल्युमिनियम का आता है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हम लोग का। ठीक है, तो बट रेसिस्टर की बात किया तो बेसिकली इसमें अलाव आता है ना। इसमें हम देखेंगे क्या कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो रेसिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू कंडक्टर, उसका थोड़ा सा रेसिस्टर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या, कंपेरेटिवली हायर देन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी अलाव हैं, अलाव के बारे में आपने नाम सुना होगा, अलाव लाइक नाइक्रोम हो गया, लाइक मैग्नीन हो गया, लाइक कॉन्स्टेंटन हो गया, जिसको ईडियो का भी कहा जाता है। तो सब का रेसिस्टेंस जो होता है थोड़ा सा हाई होता है। सो दे आर यूज टू बी मेक द दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हैव हाई रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जितने भी डिवाइसेस है, कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हाई रेसिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट उसमें से जो पास करे वो रिड्यूस कर जाए, है ना। व्हाट अबाउट इंसुलेटर, इंसुलेटर मीन्स क्या, जिसमें इलेक्ट्रिकली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल की बात किया तो क्या हमको निकल के आता है, रेसिस्टेंस क्या होगा इसका हम लोग का बहुत ही हाई होता है ना। तो रेसिस्टेंस की अगर बात करें, यानी कि यहाँ पे जो वैसे सबस्टांस हमें चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी न के बराबर जाए, मतलब अलाउ ही नहीं करेगा,
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया रबर, एक्सीलेंट एग्जांपल इसका है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग हमारे आसपास के मोहल्ले में जो बड़े बड़े वायर होते हैं उसको चेंजिंग करने के लिए जब आते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो ग्लव्स पहनते हैं, है ना। तो वो ग्लव्स बेसिकली किसी का होता है, रबर का बना हुआ रहता है। तो आई होप सो कि इसके बारे में आप लोग को देखे होगे आप, तो आइडिया होगा। वुड की बात करें तो वुड भी आता है, लेकिन वुड हम लोग को ड्राई होना चाहिए, है ना। वुड पे हम लोग का वेट नहीं होना चाहिए, ताकि वेट नहीं होना चाहिए, तो वेट मतलब गीलापन होगा उसमें, तो क्या होगा, उसमें से करंट वाटर होता है तो उसमें से अलाउ करेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ तक आइडिया मिलने के बाद कि रेसिस्टेंस के बेस पे सबस्टांस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कंडक्टर, रेसिस्टेंस और इंसुलेटर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि आगे का जो लेंथ होगा वीडियो को वो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो बेसिकली हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 17 में, उसमें हम बेसिकली बताएंगे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें और आगे इसमें रेसिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, और कुछ रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले रहेगा वो। तो अगले क्लास में जरूर बने रहिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को वहाँ शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है, ताकि उन्हें इसको उनके लिए फ्रूटफुल हो। और आई होप सो कि आप कंप्लीटली चैनल पे जितना भी वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसको वॉच किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।